Okay, so basically what we did in the last lecture, हमने ये काम किया था कि we talked about three different problems. दो प्रॉब्लम जो थी वो बहुत फंडामेंटल थी, ठीक है. एक प्रॉब्लम ये थी कि we wanted to relate the allowable shear stress in a system to the force that we can apply on the welded joint. ठीक है, that was the basic idea in this first problem. तो इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आपको आएंगे तो द आइडिया इज कि आपको जो भी अरेंजमेंट आपकी वेल्डिंग की गिवन होगी उसके लिए जो भी शेयर फोर्स का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करके निकालना होगा शेयर स्ट्रेस, और फिर उस शेयर स्ट्रेस को कि वो शेयर स्ट्रेस विल बी अ फंक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू. तो आपको जो भी आपकी अरेंजमेंट है, सब अरेंजमेंट्स के लिए हमने डिफरेंट शेयर स्ट्रेस के निकालने के तरीके पढ़े हैं. कुछ बहुत बेसिक हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ में फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, तो आपको कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ता है. लाइक इन बेंडिंग एंड टॉर्जन केस, इसमें आपको मल्टीपल तरीकों से प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर निकालना पड़ता है, फिर उनको ऐड कराना पड़ता है वेक्टर्स के थ्रू, और उससे फिर आपके पास शेयर स्ट्रेस की टर्म निकल के आता है. राइट, so that is the first step. You always need to find out what the shear stress in the system looks like, और उसके बाद उसको फिर आप अलाउबल से कंपेयर करके you can find out whatever is missing in this relationship. The second thing is कि जब आपको अलाउबल स्ट्रेस नहीं मिले, that's also possible. एक तो ये चीज हो सकती है अगर आपको मटेरियल की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, इंस्टेड आपको अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू दी जाती है. ठीक है, अगर आपको मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है देन यू हैव टू ऑल्सो फाइंड व्हाट इज द अलाउबल स्ट्रेस इन द सिस्टम. इसके दो काम हो सकते हैं. एक काम ये हो सकता है कि आप सिर्फ वेल्ड की बात कर रहे हैं. अगर आप सिर्फ वेल्ड की बात कर रहे हैं देन वी कैन डायरेक्टली रिलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल विच इज गिवन हियर. सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल. इसको हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं टू द फोर्स दैट वी कैन अप्लाई ऑन द सिस्टम. So the force that we can apply on the system is given in a design chart that we have. That design chart gives us the allowable unit force on a fillet weld. This is force per unit length of the fillet weld. तो अगर मुझे ये पता है तो शुरू में कुछ काम हमने सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का किया हुआ है, बट वंस यू गेट दैट, तो अगर आप सिर्फ वेल्ड मटेरियल की बात कर रहे हैं देन यू कैन डायरेक्टली यूज दिस डिजाइन चार्ट टू रिलेट द लेंथ ऑफ द वेल्ड, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड द एक्चुअल फोर्स. ठीक है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका वेल्ड की क्या स्ट्रेंथ है, और सेकेंडली आपके वेल्ड का साइज कितना है. तो जितना भी आपके वेल्ड का साइज होगा उसके लिए डिफरेंट आपके पास अलाउबल फोर्स निकल के आएगी. ठीक है, और इफ वी डू नॉट एक्चुअली हैव अ स्टैंडर्ड फिलेट साइज देन आपके पास यहाँ पे जेनेरिक फॉर्मूला भी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ एच. तो आप इसमें एच प्लग इन करके यू कैन फाइंड आउट योर ओन एफ. तो जो भी आपकी फोर्स बेयर कर सकते हैं आप, वो तीन चीजों, टोटल फोर्स तीन चीजों का फंक्शन होती है. स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मटेरियल, साइज ऑफ द वेल्ड एंड द टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड. इन तीनों चीजों का फंक्शन होता है आपकी टोटल फोर्स ऑफ बेयर कर सकते हैं. इनमें से कोई भी चीज में से वो आप निकाल सकते हैं. फाइनली हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रिलेट कराया था, द क्वेश्चन वाज स्टिल द सेम. हम लोगों ने फोर्स ही निकालनी थी कि हम कितनी फोर्स बेयर कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ नोइंग एन अलाउबल स्ट्रेस व्हाट वी डिड, व्हाट वी न्यू वाज कि अगर हम स्पेसिफिकली पार्ट बी की बात कर रहे हैं, व्हाट वी न्यू वाज कि हमें मटेरियल्स पता थे अपने वेल्ड का भी, कि जो बार है इसका भी, और पीछे जो सपोर्ट लगी हुई है इसका भी, सारे मटेरियल हमें पता थे. if this is the case then what we do is हमें सर्च करना पड़ता है कि आपके पास अलाउबल स्ट्रेस किस मटेरियल का सबसे कम है, और जो भी सबसे कम वाला मटेरियल का अलाउबल स्ट्रेस होता है उसको यूज करके सिस्टम सॉल्व करते हैं. अप्रोच सेम है. अगर आपके पास अलाउबल स्ट्रेस गिवन है, जैसे कि पार्ट ए में अलाउबल स्ट्रेस गिवन था, तो इस सिस्टम का टाउ का फॉर्म जो भी तरीके कार है निकालें, टाउ को टी अलाउबल से कंपेयर करा के सिस्टम को सॉल्व करें. अगर आपके पास टी अलाउबल नहीं गिवन, जैसे कि पार्ट बी के अंदर देयर सेइंग डोंट यूज टाउ अलाउबल, इंस्टेड आप मटेरियल आपको पता है, यू नीड टू आल्सो फाइंड आउट द टाउ अलाउबल.
सो इन दिस केस हमने तीनों मटेरियल के मटेरियल प्रॉपर्टीज के थ्रू चेक किया कि हमारे पास बाय द वे दिस इज अ टॉर्जन केस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, मैं पूरा रिवाइज नहीं करा सकता. तो we calculated tau, and once we had tau we can then go ahead and we can relate it to f, और उसको हम t allowable से कंपेयर करा सकते हैं and we can find out. तो पार्ट ए was easy. पार्ट बी के अंदर हमें एक्चुअली t allowable भी सर्च करने की जरूरत. तो t allowable जब हमने सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट अवेलेबल है जो कि परमिसिबल स्ट्रेस बता रहा होता है. इसमें से हमने वेल्ड के लिए और बेस मटेरियल्स के लिए अपने अलाउबल स्ट्रेसेस निकाले. तो हमारे पास जितने मटेरियल्स थे उसके लिए हमने अलाउबल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया. उनमें से जो सबसे छोटा वाला था, दिस इज द वन व्हिच इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द सिस्टम, जो सबसे छोटा वाला पिक कर लिया. एंड वंस वी हैड दिस देन वी solved for f just like we did in the previous cases. तो ये वाला तरीक़ेकार था. And this is the last thing we did. So we are actually done with this topic. अगर कोई question है तो please ask me, otherwise I'm going to move on to the next topic. Right. तो बेटा अटेंडेंस अभी नहीं लिखो तो अच्छा है. उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने सेकंड सेशन में भी आना होगा. 40 मिनट्स के बाद तो जाइए, 50 मिनट्स की क्लास है, तो उस सेशन में लिख दीजिएगा अटेंडेंस एंड विल गेट इट फ्रॉम देयर. राइट. तो इफ यू डू नॉट हैव अ क्वेश्चन देन विल एंड दिस हियर और हम लोग अपने नए टॉपिक पे मूव कर जाते हैं. इस टॉपिक की असाइनमेंट मैं आज अपलोड कर दूंगा एंड इस टॉपिक का क्विज होगा मंडे को. ठीक है. तो मंडे को आई नीड अ फ्री स्लॉट जो आप लोगों के पास अवेलेबल है. बहुत बड़ा क्विज नहीं होगा. ठीक है. क्विज विल बी स्मॉल. तो अराउंड 35-40 मिनट्स का क्विज होगा. आई नीड अ स्लॉट. तो आपके पास कौन सा टाइम स्लॉट अवेलेबल है ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी आवर्स, तो बताएं मुझे प्लीज. मिल तो जाएगा टाइम टेबल से, बट आई डोंट वांट टू डू दैट एक्सरसाइज. या फिर शाम में रख लें. तो कोई रिकमेंडेशन दो, व्हाट यू फील इज गुड. सर शाम को रख लें सर, क्योंकि शाम. सर हम भी सर उससे ना 6B वाले हैं, इस वजह से. ठीक है. ओके. शाम में कर लेते हैं. ठीक है. तो विल डू एट अ टाइम जब के ओके आई गेट द पॉइंट कि आप 6B के भी लोग इसमें ले रहे हैं क्लासेस, तो वी नीड टू सर्च फॉर अ टाइम स्लॉट जिसमें सब लोग थे. राइट. ठीक है. तो आई लुक फॉर द टाइम स्लॉट एंड आई अनाउंस इट. ठीक है. तो मंडे को क्विज होगा. इट वोंट बी वेरी वेरी बिग. ठीक. बट द क्विज विल नॉट बी अ वेरी लार्ज विंडो. क्विज का टाइम जो है ना वो लिमिटेड होगा. सबको सेम टाइम पे शुरू करना पड़ेगा और सेम टाइम बैंड करना पड़ेगा. ठीक है. तो ओके लेट्स. सर. ठीक है. लेट्स स्टॉप दिस हियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट वी हैव एट हैंड नाउ. तो हम लोगों ने जो टॉपिक अभी शुरू करना है, दिस टॉपिक इज क्लचेस एंड ब्रेक्स. ठीक है. विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टुडे. बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह की साइड पे आज नहीं जाएंगे. एंड we'll try to spend like 5 or 6 lectures on this thing. So this will be the last major topic that we are going to use. इसके बाद एक माइनर, अगर हमारे पास 1-2 लेक्चर्स के लिए हम कुछ कीवेज वगैरह से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, बट दिस इज एक्चुअली द लास्ट मेजर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो व्हाट you have actually a fairly good idea आपकी जनरल नॉलेज से कि what these एक्चुअली जो एलिमेंट्स जो है क्लचेस और ब्रेक्स व्हाट दे डू. ठीक है. तो ब्रेक्स का मेन पर्पस क्या होता है? ब्रेक्स का पर्पस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू वांट टू रिमूव काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी. राइट. एंड यू हैव 2 शाफ्ट्स. अच्छा, जो आपके क्लचेस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, दे आर एसेंशियली द सेम कंपोनेंट. ठीक है. देयर मैकेनिज्म इज सेम. आप सेम चीज को एज अ क्लच भी यूज कर सकते हैं और एज अ ब्रेक भी यूज कर सकते हैं. तो विल टॉक अबाउट दिस इन स्लाइड. जब एक स्लाइड हमें स्कीमेटिक आएगी उसमें जाके वी कैन टॉक अबाउट दिस.
बट इन जनरल वी नो कि एक ब्रेक जो होती है दैट रिमूव्स काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ बॉडी, एंड वी यूजुअली टॉकिंग अबाउट रोटेटिंग बॉडीज, ठीक है। और जो भी एनर्जी आ रही होती है जो कि आप बॉडी में से काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यू डिसिपेट इट थ्रू हीट मेनली, ठीक है। मेन फॉर्म ऑफ डिसिपेशन जो होती है दैट्स हीट। Clutches का purpose is different. The purpose of clutches is what? The purpose of a clutch is to transmit power from a rotating shaft. Basically, driver shaft से driven shaft में power transmit करनी होती है, ठीक है। And this they allow the driving shaft and the driven shaft to engage and disengage. This is the most important job of a clutch. This is what a clutch does in your automobile as well. तो इट्स जॉब इज कि जो आपका प्राइम मूवर होता है, द प्राइम मूवर इज द पार्ट विच एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग द पावर that runs the entire mechanism. That thing is known as a prime mover. A prime mover can be an electric motor. A prime mover can be an engine as well. ठीक है। तो अगर आपके पास क्लच का सिस्टम नहीं हो and you are operating a machinery at a speed and you want to change the speed, you will have to turn off your engine, and that is not feasible every single time. So the job of the clutch is that it can engage and disengage the driven shaft from the prime mover. तो आप सिर्फ क्लच को disengage करके you can separate the entire mechanism, and your engine or the electric motor can idle for some time. It will keep running, but it will not be having any opposing torque to overcome. ठीक है, किसी किस्म का कोई उसको रिएक्शन नहीं फील करना पड़ेगा, फ्रीली रोटेट कर रहे हो, ठीक। तो टाइप्स पे आ जाते हैं। जो टाइप्स हमने इनमें से हम कुछ टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। पहली जो टाइप है हमारे पास दैट इज रिम ब्रेक्स एंड क्लचेस। रिम ब्रेक्स एंड क्लचेस आर द टाइप जिसमें व्हाट इज द पार्ट ऑफ द रिम? द रिम इज दिस पार्ट राइट हियर, जो आपके पास आपका जो भी एक सॉर्ट ऑफ ड्रम होता है, ठीक है। एंड दिस इसके अंदर आपके पास इसके जो भी ये सर्कमफेरेंशियल एरिया है, दिस इज नोन एज द रिम, ठीक है। जो रिम के साथ जो भी अगर आपके पास कोई ब्रेक या क्लच के कोई दो पार्ट्स मीट कर रहे हैं इस सरफेस के ऊपर, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज अ रिम ब्रेक और अ क्लच। बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। आपके पास एक ड्राइवर शाफ्ट है, एक ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है। अगर इनमें से एक शाफ्ट स्टेशनरी है देन दिस इज अ ब्रेक। अगर दोनों शाफ्ट्स ड्राइवर और ड्रिवन दोनों रोटेट कर रही हैं देन इट्स अ क्लच। तो सेम मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड एज अ क्लच एंड अ ब्रेक, ठीक है। सिर्फ ये फर्क है कि किसी एक शाफ्ट को आपने ग्राउंड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ठीक है। रिम ब्रेक की दो टाइप्स हो सकती हैं। यू कैन आइदर हैव इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स, ठीक है। इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स इज दिस अरेंजमेंट। तो आपके पास एक इस किस्म का आउटर रिम है, अंदर आपके पास आपके ब्रेकिंग पैड्स हैं, एंड दे कैन एक्सपैंड एंड दे कैन पुट प्रेशर ऑन दिस वॉल, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होती है एंड योर बॉडी स्टॉप्स। दीज आर द ड्रम ब्रेक्स विच आर प्लेस्ड इन योर कार्स रेयर व्हील्स, ठीक है। These are known as the internally expanding rim brakes, and this is actually present in your car. There is another possibility that you can have an externally contracting rim brakes, which is this arrangement here. So instead of having this, जो आपके पास ब्रेकिंग जो आपके पास कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए आप किसी चीज को एक्सपेंड करा रहे हैं, दूसरी अरेंजमेंट में आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, which is something like this. So the rim is present on the inside and the actual friction material is on the outer braking surface, ठीक है। तो what you can do is you can bring this surface down, जो बाहर वाला surface है, so that it comes in contact with this rim, which can cause the friction. तो rim brakes की दो टाइप हो सकती है। They are very similar in terms of the mechanics of the system, ठीक है। बट जो आपके पास जो मैकेनिज्म है दैट इज डिफरेंट। एक में इंटरनली एक्सपैंड हो रहा है, दूसरे में एक्सटर्नली कॉन्ट्रैक्टेड। देयर इज अ बैंड टाइप अरेंजमेंट। दिस इज एन अरेंजमेंट, इसकी यहाँ पे स्कीमेटिक मैंने नहीं दी हुई। दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली जब आपके पास
कोई फ्लेक्सिबल मटेरियल हो which it is similar to an externally contracting system, but instead of having this sort of rigid thing, आपके पास एक बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल हो सकता है which you can, जिसमें आप टेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो you can have like a friction band sort of thing, और उसमें अगर आप टेंशन प्रोवाइड करेंगे वो इसी तरीके से जिस तरीके से ये आपका एक्सटर्नली कॉन्टैक्ट में आ जाता है, द बैंड कैन ऑल्सो कम इन एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल होगा, और उसको वंस इट कम्स इन कांटेक्ट इट कैन कॉज फ्रिक्शन व्हिच कैन स्टॉप योर बॉडी, या फिर क्लच के केस में दोनों जो शाफ्ट्स हैं उनकी स्पीड को सेम करा दें. Final type is axial brakes and clutches, and this is also something which we already have mainly in our cars. तो अगर हम cars के रेफरेंस से देखें तो जो आपके पास frictional contact axial clutches होते हैं, this is this one, this is the clutch that you have in your car. ठीक है, तो ये आपके कार का जो क्लच होता है, इसमें आपके पास आपने करना क्या होता है, हमारे पास जो क्रैंकशाफ्ट होती है इंजन की, उसको गियर बॉक्स से हमें या तो एंगेज कराना होता है, डिसएंगेज कराना होता है. डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि आपकी शाफ्ट एंगेज रहेगी, बट व्हेन यू जब आप क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो आपकी शाफ्ट डिसएंगेज हो जाती है. तो इट डिपेंड्स कि आपने अरेंजमेंट किस तरीके से की हुई है, whether your default position is engaged or disengaged. In the case of a car, the default position is engaged. पैडल प्रेस करने से चीज डिसएंगेज हो जाती है. This thing at the back here is your flywheel. ठीक है, और फ्लाईव्हील के साथ हमारे पास ये आगे की पूरी अरेंजमेंट जो लगी हुई है, दिस इज योर क्लच. इसके अंदर क्लच प्लेट है, और ये पूरी चीज जो है ना, ये पूरा मैकेनिज्म आपके फ्लाईव्हील के साथ जाके बोल्ट हो जाएगा. तो देयर आर बोल्ट्स प्रेजेंट. ये जो बोल्ट होल्स हैं, ये सारी चीज फ्लाईव्हील के साथ अटैच हो जाएंगे. दिस होल गोज हियर, दिस वन गोज हियर, देयर इज वन हियर व्हिच गोज हियर. तो द एंटायर थिंग इज बोल्टेड टुगेदर. बीच में ये प्लेट है, एंड देयर इज अ प्लेट ऑन दिस आउटर सरफेस एज वेल, दे कम इन कांटेक्ट. ठीक है, फिर एक बेयरिंग होता है क्लच का विच पुशेस ऑन दीज, ये जो आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ फिन्स से नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर एक एक्चुअली एक कांटेक्ट क्रिएट करता है एक बेयरिंग से आके, इट हिट्स दिस विच कॉजेज दिस थिंग टू गो इनवर्ड्स. इसके अंदर का मैकेनिज्म इस तरीके से डिजाइंड है कि वंस दीज प्लेट्स गो इन, जो इस आउटर शेल की जो प्लेट है, फ्रिक्शन प्लेट, जो कि इस वाली प्लेट के साथ कांटेक्ट में आ रही है, व्हाट हैपेंस इज दिस इज पुल्ड बैक. बाय डिफॉल्ट ये चीज पुश हो रही होती है प्लेट के साथ, लेकिन जब आप इसको यहां से पुश करते हैं, देन द प्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू दिस शेल, गैप क्रिएट होता है, तो आपकी चीज डिसएंगेज हो जाती है. तो जब आपका क्लच प्रेस होता है, तो the actual thing that is happening is this thing is being pressed. This thing is pressed, your clutch is disengaged. जब आप पैडल को रिलीज करते हैं, जो बेयरिंग है जो कि उसको पुश कर रहा होता है, that goes back and your contact is re-engaged. ठीक है, this is how it works. So this is the axial clutch that we normally have in our cars. Then we have disc brakes. Disc brakes is also axial brakes. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, एक हमारे पास ये ब्रेक है. दिस ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ एन एनुलस. तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, तो इफ आई जस्ट गो हियर एंड आई ट्राई टू ड्रॉ दिस थिंग, तो व्हाट वी कैन हैव इज वी कैन हैव अ प्लेट, और इस प्लेट के ऊपर आई कैन एक्चुअली हैव टू प्लेट्स लाइक दिस which can come in contact axially. ठीक है, बट मैं और क्या कर सकता हूँ, what I can also have is I can have only a part of this right hand side thing. इसका मैं सिर्फ एक पार्ट को कांटेक्ट में ला सकता हूँ, बट दिस इज स्टिल इन एक्सियल अरेंजमेंट. ठीक है, इन डिस्क ब्रेक यू हैव एन अरेंजमेंट लाइक दिस. तो आपके पास कंप्लीट पूरी डिस्क नहीं होती, you only have a part of the disc, but that the shafts which are being engaged and disengaged are still axial. ठीक है, तो although you do not have a complete disc available in this part, in this brake के अंदर, but there's still an
एक्सियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, एक और अरेंजमेंट होती है विच इज नॉट इन यूज अ लॉट, दीज आर नोन एज कोन क्लचेस एंड ब्रेक्स। तो थोड़ी सी कोनिकल शेप की आपके पास ब्रेकिंग आपका जो एक सरफेस होता है कोनिकल शेप में होता है, दूसरा वाले के अंदर कोनिकल स्पेस होती है, एंड व्हेन यू पुश इट इन axially they can come in contact। ठीक है, this is not used a lot now। इसमें कुछ सेल्फ लॉकिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। वी विल फाइंड आउट कि सेल्फ लॉकिंग इज आल्सो possible in brakes, but in this case we'll learn that self locking is not a desirable quality। ठीक है, बोर्ड्स में हमने सेल्फ लॉकिंग पढ़ी थी एंड देयर वी फाउंड आउट कि सेल्फ लॉकिंग इज एक्चुअली गुड। जब हम पावर स्क्रूज के अंदर सेल्फ लॉकिंग करते हैं देन वी डू नॉट नीड टू कॉन्स्टेंटली अप्लाई अ टॉर्क in order to lift something up and hold it there, right? But इस केस में self locking is not a good quality because if a brake self locks, कि आपने ब्रेक अप्लाई की एंड इट सेल्फ लॉक्स, इट मींस बेसिकली व्हाट कि आपकी ब्रेक जो है वो अब लगी हुई है, यू कांट एक्चुअली ब्रिंग इट बैक बिकॉज इट इज सेल्फ लॉक। तो सेल्फ लॉकिंग इन द केस ऑफ ब्रेक्स वी लर्न दिस थिंग। मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो वी लर्न दैट दिस थिंग इज नॉट अ डिजायरेबल क्वांटिटी एंड वील हैव टू साइज अवर ब्रेक्स प्रॉपर्ली टू इंश्योर कि सेल्फ लॉकिंग नहीं हो। ठीक, तो these are the basic types। अगर हम बिल्कुल बेसिक सा फंडामेंटल से स्ट्रक्चर अपने मैकेनिज्म का देखें स्कीमेटिक, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव टू डिफरेंट शाफ्ट्स, दोनों का अपना इनर्शिया है I1 I2, दोनों की अपनी स्पीड है ओमेगा 1 ओमेगा 2, एंड द बेसिक आइडिया फॉर द क्लच और द ब्रेक इज कि यू नीड टू ब्रिंग both the shafts at the same speed। that is true for a clutch and that is true for a brake। दोनों केसेस में ट्रू है। सही हो गया। तो अब इन केस ऑफ अ ब्रेक ओमेगा 1 या ओमेगा 2 में से कोई एक चीज जीरो हो सकती है, बट अगेन हमने करना यही है कि हमें दोनों की स्पीड को सेम कराना है। तो अगर एक ओमेगा 2 जीरो पे है तो हम ओमेगा 1 को भी जीरो पे लाना चाह रहे हैं, दैट्स अ ब्रेक। बट अगर आप इस तरह काम कर रहे हैं कि आपका इंजन ऑपरेट कर रहा है एट अ सर्टेन आरपीएम एंड यू वांट टू ब्रिंग योर ड्रिवन शाफ्ट जो कि आपकी किसी मशीन को मूव करा रही है एट द सेम स्पीड, देन यू जस्ट नीड टू इंश्योर कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपस में मैच कर जाए। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ अ क्लच एंड अ ब्रेक। यू हैव टू डिफरेंट शाफ्ट जिनकी स्पीड को आपने मैच करा। इसके लिए डिफरेंट टाइप की हमारे पास ज्योमेट्रीज और मैकेनिज्म्स हैं क्लचेस और ब्रेक्स के, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। ठीक, we are going to talk about a type of brakes and clutch which are mainly called friction brakes and clutches। ठीक है, तो हमारी जितनी भी यहाँ पे हमने अरेंजमेंट्स यहाँ पे देखी थी, all of these are based on the concept of friction। तो there is going to be slippage in all of them। ठीक है, because we are using friction as a mechanism, as a means to transmit power between the two sides। The only way we are transmitting power from one side to the other is friction। There are other types of brakes and clutches as well, mainly clutches not brakes। और वो ये होती है कि you have positive contact things which is something like एक gear sort of arrangement भी हो सकती है। उस केस में you do not have any sort of slipping involved, but we are not going to talk about this। They are not used in high speed applications, बहुत low speed applications के लिए यूज हो सकती है। So the types that are covered in our course outline are the types which we call friction clutches and bearings। ठीक है, तो हम friction clutches और bearings पे फोकस करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो first type that we need to talk about, इसकी हम थोड़ी सी इसको आज की क्लास में we'll look at the mechanics of this thing, और अगली क्लास में we'll talk about a numerical of this problem as well, and then we'll move on to other types। ठीक है, तो the idea is कि हम लोग कुछ types will be able to cover like 3 or 4 types, और उनकी मैकेनिक्स हम डिटेल में थोड़ा सा देखें। तो what do we want to do? What we want to do is we want to find out basically in this case हमारा काम क्या है। हमारा काम ये है कि हमें ये निकालना है कि जब किसी तरीके से
अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट दिस ज्योमेट्री। तो ये हमने अभी आउटर रिम ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, आउटर रिम इज आउटसाइड हियर, सो दिस इज द इंटरनल ज्योमेट्री, ठीक है। आउटर रिम यहाँ पे कहीं पे है, दिस इज द ब्रेकिंग पैड जो आपका है, और इसको ये मैकेनिज्म है विच इफ आई अप्लाई फोर्स हियर दिस कैन पुश दिस ब्रेकिंग सरफेस जो आपका फ्रिक्शन सरफेस है ऑन द आउटर रिम। तो आउटर रिम इज एक्चुअली ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस थिंग, तो आउटर रिम आपका यहाँ पे है, ठीक है, द आउटर रिम इज हियर, सही, एंड द आउटर रिम इज रोटेटिंग, so this think of the outer rim as your wheel, ठीक, and this internal arrangement is attached to the chassis of your car। तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है this is not rotating, ठीक है, this entire thing is stationary, the outside rim is rotating। तो ये rim की जो rotation है, this is not the rotation of this body। if the rim is rotating in the clockwise direction in relation to the rim, this thing is rotating in the anti-clockwise direction। this can be understood with a very simple translation phenomenon। तो अगर आपके पास एक बॉक्स है, the box moves in this direction, ठीक है, वो बॉक्स पे अगर कोई फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी, what will be the direction of friction on the box? It will be opposite to the motion, ठीक है। तो let's say this is your friction, this is the direction of motion, ऐसे ही होता है। what will be the friction acting on the surface? The friction acting on the surface will be in this direction, because ये पूरी चीज इन कांटेक्ट में है, तो जब भी कोई, अगर आप इस पूरी चीज को देख रहे हैं, then this the surface here, the contact surface is actually an internal surface। तो जब इसको मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास जो भी फोर्स क्रिएट होगी that is going to be the same magnitude on both the surfaces and in opposite directions, ताकि जब मैं इसको वापस कांटेक्ट में लेके आऊं this thing should कैंसिल आउट, दोनों फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस को जब हम वापस कांटेक्ट में लाते हैं दे आर रिमूव। कहने का मकसद ये क्यों था, यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि जब आपके पास रिम इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा तो देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन इन दिस सरफेस। तो जो आपके पास रिम है, रिम को जो फ्रिक्शन फील हो रही होगी इट विल बी ऑपोजिट टू द रोटेशन। बट आपके पास जो इंटरनल ब्रेकिंग मटेरियल है, तो इफ दिस इज योर ब्रेक शू, दिस कम्स इन कॉन्टेक्ट हियर, इसको जो फ्रिक्शन फील हो रही होगी दिस इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द वन फेस्ड बाय द रिम, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट दे नीड टू कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है। तो दिस फ्रिक्शन वी आर गोइंग टू यूज इन आवर सॉल्यूशन एज वेल। इस सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप की फोर्सेस ऐड कर रही है। देयर इज अ नॉर्मल फोर्स, जब भी मैं ये यहाँ पे दिस एक्चुएटिंग फोर्स है मेरे पास एक एफ, ये एक्चुएटिंग फोर्स मैं किसी न किसी मैकेनिज्म से अप्लाई कर रहा हूँ। दिस कुड बी हाइड्रोलिक इन लाइक इन द केस ऑफ अ कार, दिस कुड बी इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी होती है, दिस कुड बी न्यूमेटिक, दिस कुड बी मैकेनिकल, जस्ट विद अ वायर यू कैन पुश दिस थिंग, ठीक है, लाइक इन हैंड ब्रेक नॉर्मली जो होती है आपकी जस्ट मैकेनिकल हैंड ब्रेक्स होती है मेनी टाइम्स, ठीक है। तो what we have is we have some sort of actuating force which pushes this brake shoe, let's say, against the rim, ठीक। हम लोगों ने अरेंजमेंट को इस तरीके से कंसिडर किया हुआ है कि वी हैव अ पिवट ए है, तो इस पॉइंट पे आपका ये जो पूरा शू है, लेट्स से दिस थिंग इज पिवटेड एट पॉइंट ए, तो ये इसका पिवट बन गया, दिस मीन ये पूरा जो है सॉर्ट ऑफ लिवर है, दिस कैन रोटेट अबाउट पॉइंट है। जो ये वाली जो चीज नजर आ रही है ना आपको, जो ब्रेकिंग सरफेस जिस पे अटैच्ड, तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा ये चीज पूरी रोटेट करेगी अबाउट ए एंड इट इज गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद द रिम। सही हो क्या? सिंस द शू इज वेरी लॉन्ग, ये आपका जो ब्रेक शू है, दिस थिंग इज नॉट स्मॉल, ठीक है, दिस थिंग इज गोइंग टू बी फेयरली लार्ज, and when we say long we are mainly talking about in terms of theta। this thing is not a very small quantity in terms of theta, ठीक है, अच्छा खासा सर्कमफेरेंस कवर हो रहा हो। तो जब भी सर्कल का बहुत छोटा सा एरिया आप कंसीडर कर रहे होते हैं, सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल एरिया हियर,
you can approximate this thing as a flat surface, but we can't do that approximation for this entire shoe. ठीक, because of that and because of the fact कि एक point A के ऊपर ये चीज पूरी pivoted है, तो point A पे अगर ये pivoted है, point A के लाइन में जो भी surface contact में आ रहा है ना, ये कोई भी normal force नहीं लगा रहा, because point A fixed है ना, point A के साथ वाला जो shoe का area है, this cannot push into the rim. So here the normal force is 0, which means the friction is 0. And the friction force is then going to change throughout this surface. So because this is a big shoe, we cannot approximate the normal force on this thing as constant, yeah, uniform. We will have to find out some sort of formula to calculate how the normal force and then how the friction is changing on this entire surface. ठीक है? ये बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिकल अरेंजमेंट नो प्रेशर कैन बी अप्लाइड एट द हील ऑफ द ब्रेक शू. दिस इज द हील ऑफ द ब्रेक शू. ठीक है, ए के एडजेसेंट जो वाला पार्ट है, इस पे किसी किस्म का कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता. तो अ गुड डिजाइन विल टॉक अबाउट दिस. यू कैन एक्चुअली रिमूव मटेरियल फ्रॉम हियर. यू डू नॉट नीड मटेरियल हियर, ब्रेकिंग मटेरियल, बिकॉज यहाँ पे यू कैन नॉट एक्चुअली अप्लाई एनी फोर्स. यू मेनली नीड मटेरियल इन दिस रीजन. We will cover all of this again. अभी आएगी ये वाली चीज. तो हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक बिल्ड करते हैं in order to calculate a few things. हमारा काम ये है कि we need to find out कि total torque इस सिस्टम में कितना अप्लाई हो रहा है, जो ब्रेकिंग टॉर्क हमें निकालना है. दैट इज द मेन जॉब. एंड वी नीड टू चेक द कंडीशन, जिस कंडीशन भी ये चीज सेल्फ लॉकिंग हो सकती है, बिकॉज वी डू नॉट वांट सेल्फ लॉकिंग. अगर ये चीज सेल्फ लॉकिंग होगी, इसका मतलब ये कि जब मैं फोर्स एफ रिमूव भी कर दूंगा ना, उस वक्त भी आपका जो ब्रेक शू है वो रिम के साथ पुश करता रहेगा. इट विल स्टे देयर एंड वी डू नॉट वांट दैट. ठीक है, तो वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द ब्रेकिंग टॉर्क एंड वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द कंडीशन फॉर सेल्फ लॉकिंग इन दिस सिस्टम. ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं, हम एक चीज डिफाइन कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर थीटा is being measured starting from the pin. जो पिन की जो लाइन बन रही है, this will always be referred to as the x-axis. Center of the plate से लेके एक लाइन पास होगी आपके पिन के थ्रू. This will always be the x-axis. And the y-axis will always be directed towards the shoe. And this जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, that will be valid in this xy coordinate system. अगर आपका शू नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, then you will make the y-axis in the negative, in the lower direction. चाहे उसके लिए आपका राइट हैंड रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा. दिस इज अ राइट हैंड एक्सेल सिस्टम, XY सिस्टम, राइट. अगर आप x से y की तरफ फिंगर कर्ल करेंगे तो दैट इज अ पॉजिटिव सेंस. अगर आपका राइट हैंड से x से y की तरफ फिंगर कर्ल होगी, दिस इज अ पॉजिटिव राइट हैंड एक्सेल सिस्टम. बट हमें इस पर्टिकुलर केस में क्या करना है? इस केस में हमें ये करना है कि हमें एक्स एक्सिस पास कराना है थ्रू द पिन, और वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द शू. जिस भी जगह पे शू, अगर शू नीचे की तरफ होगा, वाई एक्सिस नीचे की तरफ आ जाएगा, बेशक लेफ्ट हैंड सिस्टम बन जाए, डजंट मैटर. ठीक है, तो इस चीज को इंश्योर करना है. सारे फॉर्मूले इस चीज के ऊपर वैलिड, राइट. लेट्स ज्वाइन बैक प्लीज. थोड़ा सा वी नीड टू कवर मोर. वी हैव 10 minutes लेफ्ट इन द क्लास. ज्वाइन बैक सो दैट वी कैन फिनिश दिस लेक्चर. Okay, sir. क्या कह रहे हैं बेटा? पिन सेंटर में होना जरूरी है रिम के. यहाँ पे ए पे सेंटर है. नहीं देखें, अगर मैं नहीं देखें. द पॉइंट इज कि अगर आपके पास, लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस थिंग, लेट मी ड्रॉ दिस. तो आपके पास ये ड्रम है. लेट्स से आपका ब्रेक शू यहाँ पे है. ठीक है, ऑफ कोर्स दिस थिंग इज गोइंग टू बी इनसाइड. दिस इज योर पेन. यही कह रहे हैं ना आप? ऐसे हो सकता है कि नहीं? ये पूछ रहे हैं? यस सर. यस यस. Even if this is the case, you are going to draw your x-axis like this. जहाँ पेन हुआ वहाँ x-axis x-axis पेन के थ्रू पास होगा.
ठीक है, और वाई एक्सिस इस तरीके से अरेंज होगा कि आपका ब्रेक शू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। सही है। ये साइन थीटा वाली दोबारा कहानी बता दो। साइन थीटा वाली हम ये चीज कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर प्रेशर को मॉडल करना है। ठीक है, प्रेशर को मॉडल करने के लिए देयर इज एन एंटायर सेक्शन इन द बुक व्हिच डील्स विद दिस थिंग। द आइडिया इज कि आपने ये देखना है कि आपके पास अगर ये पूरा ब्रेक शू जो है, ब्रेक शू की हमने दोनों एंड्स की लाइन को बनाया हुआ है, इफ दिस थिंग रोटेट्स, अगर आपने ब्रेक शू को रोटेट किया है बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई, because of that there is going to be a pressure produced on the rim. ठीक है, the entire derivation is here, I'm not covering that, that is not essential to our topic. ठीक है, because of this what we find out in a simplified geometry that we are considering, the pressure comes out to be a function of theta in this form. ठीक है, तो आपके पास प्रेशर का एक एम्पलीट्यूड आ रहा है which is P upon sin theta है, और the variable is theta. तो जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे थीटा आपका चेंज हो रहा है, वैसे वैसे प्रेशर आपका चेंज हो रहा है। तो द फंक्शन दैट वी आर कंसीडरिंग इज दिस वन राइट हियर, आपका प्रेशर ये है। सही है। अब सर लेकिन हमारा प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होना चाहिए अगर हम लोग फ्री पॉइंट से पिन पॉइंट की तरफ ट्रेवल करें तो? ऐसा मैक्सिमम जो होना चाहिए वो फ्री पॉइंट पे होना चाहिए। नहीं, ऐसा हो नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि आप उसके लिए आपको जो है ना इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। तो वी कैन डिस्कस दिस थिंग इन नेक्स्ट क्लास इफ यू वांट। ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो नॉर्मल फोर्स, जो फोर्स एक्ट कर रही है ना ड्यू टू फ्रिक्शन, वो तो इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सो द बेसिक आइडिया, अगर मैं एक पॉइंट में इसको नटशेल में बताऊं, द रीजन दिस इज हैपनिंग इज कि आपने प्रेशर निकालने के लिए जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, जो भी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, इसका सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट स्टडी करना। द सरफेस विच इज नॉर्मल, द कंपोनेंट विच इज नॉर्मल टू योर सरकमफेरेंस। सही है, यू गेट दिस पॉइंट, क्योंकि प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरकमफेरेंस। अगर मुझे पूरी फोर्स चाहिए होती है ना, फोर्स, द फोर्स इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, but we are just trying to look for the component which is normal to this. So this thing, we are not assuming this thing is coming up directly from the relationship. उसकी relationship इस तरीके से निकाली थी हमने if I just go through this thing slightly, हमने कहा ये है कि अगर मेरे पास from point A to this point B, if this entire length is h and this shoe rotates by an amount delta theta, तो जो पॉइंट बी का सर्कमफेरेंशियल ट्रैवल होगा दैट इज गोइंग टू बी एस इक्वल्स टू आर थीटा विच इज एच डेल्टा फाई। सही है। इस एच डेल्टा फाई के अंदर जो आपके पास देन यू हैव आइसोस्केलिस ट्राइंगल फॉर्मिंग हियर। इसका ये भी रेडियस है, O to A, O to B भी रेडियस है, दिस इज R and R। तो वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन R and H। तो H delta phi को we can convert into a relationship between R and theta and phi। ठीक है। The deformation perpendicular to the rim, ठीक है, we want to find out the part which is perpendicular to the rim. So if this entire angle is, if this angle is theta 2 and we want to find this angle is theta by 2, ठीक है। तो if this entire deformation is h delta phi, then the part which is normal to the surface is h delta phi cos theta by 2। ठीक है, इस चीज को हमने प्लग इन कर दिया r के फॉर्म में, यू गेट अ रिलेशनशिप विच इज 2r। हमने यहाँ पे h डेल्टा फाई निकाला हुआ था एस 2r डेल्टा फाई साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आ गया, 2 साइन थीटा cos थीटा बिकम साइन 2 थीटा। ठीक है, एंड we then relate this thing to the maximum pressure। अब मुझे इस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा, कल मैंने पूरा बैठ के पढ़ा होता, बट I'll need to re-revise this thing entirely to explain it to you properly। ठीक है, इसमें हो ये रहा है कि हमने जो यहाँ पे प्रेशर निकाला है, दिस प्रेशर कंपोनेंट which is normal to this direction, it is related to this side here। we're not trying to look at the direction of the force, ठीक है, we're just trying to look for the component which is normal to the surface। we need to search for that
and because of that we are getting this relationship. So if you give me some time, we can talk about this tomorrow in detail in the next class. ठीक है, agreed है इस चीज पे? Sir. Okay, ठीक है. Now, so what we need to understand here is कि हमारे पास जो भी प्रेशर की रिलेशनशिप आ रही है, दिस प्रेशर की रिलेशनशिप इज अ फंक्शन ऑफ थीटा ओनली. ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, अच्छा एक चीज तो समझ लें आप कि एक चीज जो मैं बताना भूल गया, दिस थिंग प्रेशर इज नॉट जीरो ऑन दिस सरफेस फर्स्ट ऑफ ऑल. आप जो कहते हैं ना प्रेशर यहाँ पे जीरो होगा, द प्रेशर इज नॉट जीरो हियर. द प्रेशर इज जीरो व्हेन साइन थीटा इज जीरो. ठीक है, the pressure is zero when sin theta is zero. Sin theta is zero when theta is what? Theta is either zero or 180 degrees. So the pressure is zero at this point right here. The pressure is not zero here. हम इसमें हमारा ब्रेक शू जो है वो पूरे थीटा फ्रॉम 0 to 180 degrees एक्सपेंड नहीं हुआ हुआ. तो our brake shoe is actually just operating in a small part. सही है. तो दो केसेस हो सकते हैं. एक केस तो वो हो सकता है जो आप बोल रहे थे, वो केस ये हो सकता है कि मेरा ब्रेक शू स्मॉल है, विच मीन्स कि मेरा थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्रीज है. तो जो ये वाला केस है जो आप केस बोल रहे हो ना, माई थीटा इज एक्चुअली लेस देन 90 डिग्रीज, विच मीन्स कि मेरा जो इस साइन वेव के अंदर मेरे जो ऑपरेटिंग रीजन है इट इज स्मॉल, 90 डिग्री से पीछे पीछे का रीजन. इफ दिस इज द केस, then what you are saying is true. ठीक है, कि theta will be maximum at the point where the force is applied, which is the case in this case. But if your brake shoe is so large that it crosses 90 degrees and it comes to this side, ठीक है, in this case what you are saying will not be true, because force apply हो रही होगी. force जो हम consider कर रहे हैं ना, तो force we are considering इन अ डायरेक्शन. जो फोर्स हमारा रोटेशन प्रोड्यूस कर रही होगी, जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही होगी, वो कौन सी फोर्स होगी? ये कंप्लीट फोर्स होगी. दैट फोर्स विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स व्हिच इज नॉर्मल टू दिस आर. ठीक है, दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट. ठीक है, तो इफ यू इवन कम टू दिस साइड एंड योर फोर्स इज लाइक दिस, we only want to see the force which is normal to this. तो ये वाला जो component है ना, जो normal वाला component है, R के normal वाला जो component है, only this component is going to cause a moment in our case. ठीक है, तो if you are crossing this 90 degrees mark, अगर इस 90 degrees के आप आगे move कर रहे हैं, in this case what you are saying is no longer true. In this case what happens is कि आपके पास the maximum is occurring at theta equals to pi by 2. तो अगर आपका बड़ा ब्रेक शू है, in this case the maximum pressure is occurring at theta equals to 90 degrees, which is this side right here. इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर अकर हो रहा है अगर बड़ा ब्रेक शू. अगर आपका ब्रेक शू छोटा है, 90 डिग्री से कम थीटा के ऊपर है, then your pressure is maximum at the end of the shoe, which is the case what you are saying. तो दो different cases है. पहला केस ये है कि छोटा शू है, in this case the largest pressure is occurring at the end of the shoe, and that is at theta equals to theta 2. Second case हमारे पास ये है कि हमारा ब्रेक शू is very large, in which case our theta is occurring at theta a equal, our maximum pressure is occurring at theta equals to 90 degrees. ठीक है, तो ये दो केसेस हो सकते हैं. तो इस वाली चीज को वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास. आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस अप. मेरे ज़हन में इस वक्त वाला पॉइंट नहीं आ रहा कि हाउ वी गॉट टू दिस पॉइंट, बट जो आपका जो क्वेश्चन था, आई थिंक दैट क्वेश्चन इज नाउ आंसर्ड. कि हमने ऑल्दो वी आर टेकिंग दिस रिलेशनशिप डज नॉट नेसेसरीली मीन कि इस एंड के ऊपर प्रेशर जीरो है, बिकॉज pressure is going to be zero when theta is zero. अगर आप एक ब्रेक शू इतना बड़ा बना लेंगे, the brake shoe comes to this point here, then the pressure is zero at the end. But if you are taking only a fraction of it, then the pressure is not zero at the end of it. तो अगर आप बेसिक जितना भी बड़ा बनाएंगे, आपका प्रेशर एंड्स के ऊपर जीरो नहीं होगा. प्रेशर आपका पिन के ऊपर जीरो है, दिस इज द पिन,
एंड इट इज नॉट इवन नेसेसरी कि आप पिन से ब्रेक शू स्टार्ट करें, यू कैन स्टार्ट योर ब्रेक शू हियर एज वेल, पिन किया हुआ है लेकिन इस पूरे पॉइंट में आपने अपना फ्रिक्शन मटेरियल नहीं लगाया है, तो यू कैन स्टार्ट योर ब्रेक शू एट अ थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 एंड एंड इट एट थीटा इक्वल्स टू थीटा 2, ठीक है। तो जो भी आपकी रेंज है उसके उस रेंज के अंदर जो भी थीटा एप्लीकेबल है उस पर हमें प्रेशर की रेंज निकालनी पड़ेगी कि आपके स्टार्टिंग एंड के ऊपर प्रेशर कितना है और एंड के ऊपर प्रेशर कितना है, और मैक्सिमम वेदर द मैक्सिमम इज occurring at the end of it, which is the case when theta 2 is less than 90 degrees, और अगर theta more than 90 degrees है आपका, then the maximum is occurring at theta equals to 90 degrees, ठीक है। तो let's stop here, we have to do some force analysis of this thing, जिसमें हम इसकी normal force, friction force, इनके moments को we need to calculate, and from there these moments we need to talk about the actuating force, कि हमें कितनी actuating force required होगी in order to have static equilibrium, और from there we derive our self-locking condition, and from there we can also calculate our torque and reactions as well. तो ये काम हमने करना है, ये मल्टी क्लास में करेंगे, and then we are going to also talk about a numerical of this problem. The time for this class is up, so let's end it here. कोई सवाल है तो पूछ लो। और सर वो प्रेशर और थीटा का जो ग्राफ है उससे रिलेटेड पूछना था बेटा, सर। अगर हमें फॉर एग्जांपल शॉर्टर ब्रेकिंग डिस्टेंस चाहिए तो हमारा डेल्टा थीटा जो होना चाहिए, फॉर एग्जांपल थीटा 1 और थीटा 2, उसके दरमियान अगर हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हाई है तो क्या शॉर्टर डिस्टेंस पे ब्रेकिंग होगी? देखो टॉर्क का ये फॉर्मूला, लुक एट दिस, ठीक है। तो दिस इज योर टॉर्क, द टॉर्क is a function of a number of quantities. The torque is a function of your आपका कितना फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है। इट इज अ फंक्शन कि आपके पास कितना सरफेस एरिया एप्लीकेबल है। आपके पास इफ यू हैव higher pressures you are going to have higher torques, which means you are going to have shorter braking distance. If you have a wider brake, B is the width of the brake, if you have a wider brake drum then you are going to have a shorter brake distance. अगर आपके पास इस ड्रम का रेडियस बड़ा है तो the same friction force is going to cause a larger torque, so you're going to have a shorter braking distance. And your brake shoe, they also उसकी जो angles हैं they also play a role here, so theta 1 and theta 2. So let's say you start it at cos 0, ठीक है, cos 0 is 1, ठीक है, and you take it up to 90 degrees, which means cos 90 is 0, so this entire factor becomes 1. But what if you go past 90 degrees? So if you go past 90 degrees, let's say you take it to 120 degrees, then cos 0 minus cos 120 is actually 1.5. तो जितना बड़ा आप इसका जितना बड़ा पैच लेते जाएंगे ना उतना ज्यादा आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा. द लार्जर पैच यू टेक द मोर ब्रेकिंग टॉर्क यू आर गोइंग टू गेट, द मोर द शॉर्टर ब्रेकिंग डिस्टेंस यू आर गोइंग टू गेट. सही है. तो ये आपका एक और चीज इसमें पूछनी थी कि हमने इसमें सर्कमफेरेंस का तो डिस्कस नहीं किया हुआ फॉर्मूले में, क्योंकि अगर हम लोग सर्कमफेरेंस बढ़ाते हैं, डाया बढ़ाते हैं, तो उससे ये होगा कि रोटेशनल इनर्शिया भी बढ़ जाएगा. ये रेडियस है ना. किस चीज के सर्कमफेरेंस, किस चीज की इनर्शिया की बात करो बेटा? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ड्रम का जो है डाया बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल देखो दिस इज द टॉर्क बेटा, दिस इज अ टॉर्क ना. टॉर्क इज रिलेटेड टू इनर्शिया ना. तो आपके पास जो भी टॉर्क है दैट टॉर्क इज रिलेटेड टू योर इनर्शिया. हम अभी सिर्फ टॉर्क की बात कर रहे हैं ना. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉर्क. हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक टू स्टॉप डिपेंड्स ऑन योर अल्फा. एग्रीड है ना? Yes, sir. Alpha is a function of your torque which we just calculated and it depends on the inertia of the system. The inertia of the system, अगर आपके पास एक simple आप एक free wheel ले लें जो कि एक shaft के ऊपर rotate कर रहा हो. In the case of a car you have a lot of components which are moving. ठीक है, पूरी कार move कर रही है, मतलब कि translation भी कर रही है. That translation also results in some inertia acting on the wheel as well through the gears. ठीक है, gears के थ्रू वो भी एक्ट कर रहा होगा. It's not just the wheel's diameter which is acting on. अगर आप एक व्हील को ले लो और एक व्हील को आप
एक शाफ्ट के ऊपर माउंट करके उसको एक सडन स्पीड से ब्रेक करने की कोशिश करें और एक मूविंग कार को ब्रेक करने की कोशिश करें, बोथ आर गोइंग टू हैव डिफरेंट behaviors because there is a concept which is called the equivalent inertia. Equivalent inertia is कि अगर आपके पास कोई मास है जो कि ट्रांसलेट कर रहा है, this mass also contributes to your inertia as well, rotational inertia. ठीक है, तो आपकी गाड़ी का जो टोटल equivalent inertia व्हील के ऊपर एक्ट कर रहा है, that equivalent inertia goes here which gives you your alpha. ठीक है, तो in the simplest case when you take the torque to be constant, ठीक है, हम टॉर्क को कहते हैं कि कांस्टेंट टॉर्क आपके सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, then your alpha becomes constant and from there you can actually apply your equation of motion. Equation of motion is, ठीक है, आपकी इनिशियल स्पीड कोई होगी, आपकी फाइनल स्पीड 0 है, तो दिस इज नोन टू अस. ठीक है, alpha is now known to us and you can find out how long you are going to take in order to stop. You can also convert this thing into a distance कि कितने rotations के बाद stop होगा, and for that we have formula as well. So we have theta equals to omega naught t plus half alpha t square, या फिर हमारे पास तीसरी इक्वेशन जो थी 2 alpha theta minus theta naught equals to omega square minus omega naught square. ये सारी आपकी इक्वेशंस और मोशंस हैं जो कि हमने रोटेशन के फॉर्म में लिखी थी. दिस थिंग इज 0. ठीक है, दिस थिंग इज नोन टू अस, अल्फा इज नोन टू अस. ठीक है, इनिशियल थीटा इज 0 तो वी कैन फाइंड आउट कि हमें कितना रोटेशन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू स्टॉप. तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा. हमने अभी सिर्फ टॉर्क की बात की. द टॉर्क इज रिलेटेड टू अल्फा थ्रू द इनर्शिया. ठीक है, ठीक है. ओके, कोई क्वेश्चन है इसमें? ये चीज समझ में आई है कि और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अलग से बात कर सकते हैं इस चीज पे. ठीक है, सही. और कोई क्वेश्चन किसी का? तो ये क्विज कब लेंगे आप उसका? मंडे को लेंगे क्विज. तुम लोगों को मैं टाइम बता दूंगा बिकॉज आई विल टेक द क्विज एट द सेम टाइम फॉर बोथ द सेक्शंस. ठीक है, और इस दफा क्विज का जो टाइम होगा दैट टाइम इज गोइंग टू बी नॉट वेरी लॉन्ग. एवरीबडी विल नीड टू स्टार्ट द क्विज एट द सेम टाइम. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली जी असाइनमेंट इसका मिल जाए तो क्या वैसे चैप्टर का असाइनमेंट मैं असाइनमेंट आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा. ठीक है, असाइनमेंट में इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा. इसीलिए तो मुझसे किसी ने बोला भी था कि थोड़ा सा डिले कर दें बिकॉज असाइनमेंट नहीं मिला. तो आई एग्री टू दैट पॉइंट बिकॉज आई हैवंट गिवन द असाइनमेंट येट. तो असाइनमेंट में इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा. असाइनमेंट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी बिग. वैसे एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स में से ही होगा. एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स देख ही रहे होंगे. एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स में से मैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस निकाल के दूंगा जस्ट टू फोकस. एंड ऑफ चैप्टर में यू विल फाइंड आउट कि देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. हमने जितने स्कोप में हमने स्टडी किया यू हैव टू स्टिक टू दैट. ठीक है, और पूरी चीज को स्टडी कीजिएगा फॉर द क्विज इंक्लूडिंग द वेल्डिंग सिंबल्स, द स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रेंथ पार्ट. ठीक, दिस विल हेल्प यू इवन फॉर योर फाइनल एग्जाम. ठीक है, तो लेट्स एंड दिस हियर एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस. मैं LMS का अनाउंसमेंट कर दूंगा फॉर द क्विज. ठीक है.